तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मंसूबा बंदी से किया गया। यह गलत शनाख्त का मामला हरगिज नहीं था। 1 दर्जन से ज्यादा अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राबते में थे। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गईं। इतना हाई प्रोफाइल केस और उसके बाद इस केस में आपने अजीब अजीब रंग इसको देने की हुकूमत ने कोशिश की, ना कि हुकूमत को चाहिए था। मैं डे 1 से ये कह रही हूँ, आप भी उस दिन ट्रांसमिशन में थे और मैंने ये कहा था कि भाई इंसाफ जो है उसके लिए हुकूमत को खुद आगे बढ़ना चाहिए, कोई ऐसी चीज उनको रोकनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, हुकूमत के पीटीआई से बैकडोर राबते और हुकूमत की मुद्दत में तोसी का नया शोशा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड न्यूज़ के एंकर और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमत की JIT मुस्तरद कर दी है और तहकीकात के लिए खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। अदालत का कहना है कि JIT में ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। आज अदालत में अरशद शरीफ शहीद की वालिदा भी पेश हुई। उन्होंने दुहाई दी कि इन्हें इंसाफ चाहिए। अदालत ने वालिदा अरशद शरीफ की दरखास्त को भी केस का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत में वजारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में अरशद शरीफ की कीनिया में रिहाइश, राबतों, CDR की तफसीलात समेत अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी शामिल हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मंसूबा बंदी से किया गया। यह गलत शनाख्त का मामला हरगिज नहीं था। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है, लेकिन दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई आलमी एजेंसी से है, जबकि गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात भी तज़ाद से भरपूर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान, दुबई और कीनिया में 1 दर्जन से ज्यादा अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राबते में थे। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गईं। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, इसका कोई सबूत तहकीकाती टीम को नहीं मिल सका। सबसे अहम बात यह है कि तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि FIR इंदराज में भी कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि फैसल वाडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए, न ही बयान जमा कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। इसे इंसाफ का टेस्ट केस करार दिया जा रहा है। क्या इंसाफ होगा या फिर माजी की कहानी ही दोहराई जाएगी? इसी पर बात करेंगे। जैस्मिन मंजूर आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रही हैं। नूर आलफीन मेरे साथ हैं। जैस्मिन, जो कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, शायद अगर ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस न लेती, जिस तरह से खत लिखे गए पूरी कौम, तो ये चीज़ें सामने ही ना आती कि किसने दुबई से उनको निकलवाया, किस तरह फिर वो दोबारा वीज़ा लेना चाहते थे, वो बार बार रिजेक्ट किया गया। तो बहुत से किरदारों के बारे में अब पता तो चलेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा, ये बात दुरुस्त है और आपको पता है कि हम लोग डे 1 से इसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इसी पर बात कर रहे हैं, हम इसी पर इसरार कर रहे हैं। हम ये बात समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी में हमने ट्रांसमिशंस की, प्रोग्राम्स किए, आपने तमाम एंकर्स ने। काश कि ये बात मामलात जो है इसको इतनी संजीदगी से हुकूमत पहले देखती। अब उनको क्योंकि मजबूर है, वो JIT भी बनानी पड़ेगी और बनाने की ज़रूरत भी है, लेकिन क्योंकि इन मामलात को पहले संजीदा देखा नहीं गया, तो जो 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आज कहा गया, भाई आपने उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन की है, उनसे आपने कोई डिस्कशन की है, आपने उनके बयानात रिकॉर्ड किए हैं, आप गए हैं वहां से, आपने एक सुपरफिशियल किस्म की रिपोर्ट बनाई है और आप वापस आ गए। तो आप मतलब आप खुद देखें, इतना हाई प्रोफाइल केस और उसके बाद इस केस में आपने अजीब अजीब रंग इसको देने की हुकूमत ने कोशिश की,
ना कि हुकूमत को चाहिए था। मैं डे 1 से ये कह रही हूँ, आप भी उस दिन ट्रांसमिशन में थे और मैंने ये कहा था कि भाई इंसाफ जो है उसके लिए हुकूमत को खुद आगे बढ़ना चाहिए, कोई ऐसी चीज उनको रोकनी नहीं चाहिए। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनकी वालदा को इस तरह देखकर जाते हुए। पहले जवेरिया भी यही बातें करती रही। आप खुद मुझे बताएं किस दुनिया में ऐसा होता है कि इंसाफ के जो तलबगार हैं वो पूरी दुनिया से, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, पूरी एक मुहिम चलाई गई, इसका क्रेडिट भी सहाफियों को जाता है, इमरान को भी जाता है, इमरान रियाज को भी जाता है, तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन का, आप सब लोगों को, सबने प्रेशर डेवलप किया, तब मामला यहाँ तक गए हैं। तो सबसे पहली बुनियादी बात तो ये जो हम चीख के कह रहे थे कि भाई फैसल वाडा साहब जो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरी जेब के अंदर मामला पड़े हुए हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं वक्त आने में बताऊंगा, तो वो कौन सा वक्त होगा, कब बताएंगे वो, आखिर कब उनको बुलाया जाएगा? किस मुआसे मुआशरे में इस तरह के बयानात देते रहते हैं? पहले कहा जी खूनी मार्च होगी, कत्ल होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, टारगेट किलर्स आ गए हैं, मैं उनको मार दूंगा, वो मेरे पीछे। मतलब आप मुझे खुद बताएं कि कौन सी दुनिया में इस किस्म के बयानात देने के बाद एक इंसान जो है वो फिर रहा है और उससे कोई नहीं पूछ रहा। वो मीडिया पे आजादाना इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी उनसे नहीं पूछ रही कि भाई हमें आके बताएं कि हाउ डू यू नो दिस, एंड आपको किसने इंफॉर्मेशन दी है? विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपने ये बयानात देना शुरू किए। सही सही। अच्छा, अब नूरा आफरीन, इसमें रिपोर्ट में जो आई हैं, अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कह दिया कि JIT, ये सुपर JIT बने, स्पेशल JIT बने। अब जाहिर है हुकूमत को बनानी होगी, पहले तो पुलिस से खुद ही बना ली, मुद्दा भी पुलिस बन गई, मुकदमा भी पुलिस की तरफ से दर्ज हो गया। यानी जिन लोगों के होते हुए अरशद शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, यानी 16 मुकदमा दर्ज हुए, सिर्फ 9 मुकदमा की कॉपियाँ तहकीकाती कमेटी को दी गई और उनमें से भी सिर्फ शायद 3 लोग ही कमेटी के सामने पेश हुए हैं, बाकी नहीं। तो ये तो जिस हुकूमत के होते हुए, जिस वज़ारत दाखिला के होते हुए ये सब कुछ हुआ, वहीं से ताउन नहीं हो रहा। अब ये जो JIT बनेगी, आपको लगता है कि उसमें कुछ चीज़ें और मज़ीद सामने आ सकेंगी, कोई बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे? जो वालिदा जिस तरह से FIR चाह रही है कि हो, उस तरह से हो सकेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिला वजह मैं इधर उधर की लंतरानी सुनाऊँ, कानून, आइन, जमहूरियत, जद्दोजहद, फलाना, आज़ादी, मैं ये सब गाने नहीं गा सकता, इसलिए कि टीवी पे बैठ के कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी में ठीक है, वो बवक्त ज़रूरत हर आदमी झूठ बोल लेता है, लेकिन अभी इस वक्त तो ना मेरी जान पे बनी है, ना मेरी इज़्ज़त आबरू खुदा न खास्ता ख़तरे में, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? कुछ भी नहीं होगा। बात यह है कि अल्लाह गरीक़ रहमत करे, अरशद शरीफ साहब की वालदा माजिदा को व्हील चेयर पे कोर्ट में आते देख करके ज़ाहिर है कि हर उस आदमी को अफसोस हुआ होगा जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और उस दिल में कोई लतीफ़ किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। लेकिन मेरे और आपके इस तरह की चीज़ों को महसूस करने से और उसके बारे में मुशगाफियाँ करने से ये मामला हल नहीं होगा। आज से पहले मैंने कल नकीबुल्लाह केस का हवाला भी दिया था और बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन हवाला दे करके अपना वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। बात यह है कि यहाँ पे एक तहरीक चली थी, चीफ़ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। जब वो चीफ़ हमारे सर पे चढ़ करके नाच रहा था, इफ्तिखार चौधरी, जुडिशल एक्टिविज़म का जब वो ज़माना था, तो उस चीफ़ के राइट हैंड हम्माद नाम था उनका, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे। उनको प्रोसरार तौर पे वो बेचारे जो है वो उनकी लाश मिली थी। चीफ़ साहब वहाँ गए थे, सियासत चमकाई थी और उसके बाद फिर उस मामले का आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक और केस हुआ था, उसमें एक खातून थी, मॉडल थी, सुपर मॉडल थी, वो आजकल दुबई में बल्कि UAE में कहीं किसी जगह लेमोजीन कारें वगैरह ख़रीद रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो उनके पीछे हैं। फ़ी सबीलिल्लाह बड़े बड़े केस उनके लिए लड़े जाते हैं जी। बात यह है कि उस एक गरीब आदमी का जिसने उसको गिरफ़्तार किया था, उस एक मॉडल को, उसका भी पुरस्कार हालात में अपनी जान को जाने अफरीन के सुपुर्द कर देना, ये भी किसी की समझ में नहीं आता। मैंने कल भी हवाला दिया था, मैं आज भी हवाला दे रहा हूँ। उस वक्त से लेकर के आज तक उसकी बच्ची ने, उसकी छोटी सी बच्ची ने एक इंतहाई दर्दमंदाना किस्म का ख़त लिखा था उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के बेताज बादशाह साकिब निसार को, जिनको इंसाफ के सिवा हर एक काम से दिलचस्पी थी, जिनको मीडिया कवरेज का खब था, जुनून था। वो काम भी नहीं हुआ। यहाँ मैं आपसे बिल्कुल इसको बुलाओ, माजी में ये सब हम देखते आए हैं, नहीं कुछ हुआ, लेकिन जहाँ तक आज पहुँचे हैं, ये तहकीकाती जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें जिस तरह से पता लगा कि उनके 2 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, उन्होंने कोशिश करते रहे दोबारा UAE आने की, शायद उनको खतरात थे,
कुछ उनको धमकियां दी गई, वरना पहले तो हादसा करार दिया गया था ना। पहले तो हर तरफ ये था कि जी अब ये हादसा है, बस वो अचानक सारा कुछ हो गया, वो पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, वो सब गलत साबित हुआ। एक कम से कम प्रेशर बिल्ड हुआ, सुओ मोटो लेना पड़ा, ये चीज़ें सामने आई, यानी ये तो पता लगा कि कातिल तो है, तो अब कुछ तो होगा, कुछ तो उनके पीछे जाया जाएगा। आपकी बात सही है कि पहले कातिल कभी नहीं पकड़े गए, लेकिन कम से कम कुछ एक्सपोज तो होंगे, या ये भी नहीं हो पाएगा? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक्सपोज होने से क्या होगा भाई? अरशद शरीफ की माँ के आंसू पोंछ लिए जाएंगे, अरशद शरीफ के बच्चे जो यतीम हो गए उनके सर पे बाप का साया दोबारा से आ जाएगा, जवेरिया साहिबा जो है, जवेरिया सिद्दीक साहिबा, उनका जो घर आंगन बर्बाद हुआ है वो दोबारा बस जाएगा। एक्सपोज होने से, अच्छा मैं बात को थोड़ा सा मतलब माजरत के साथ फैला देता हूँ, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फलाने फजलुर रहमान ने जो अभी बयान दिया था ख़वातीन के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ा, कौन सा पाकिस्तान में आदमी ऐसा है जो एक्सपोज नहीं हो चुका? लेकिन उसके बाद क्या है? सिस्टम को आज भी इन्हीं लोगों की ज़रूरत है। आज भी चलन यही है कि जब आपके हाथ से इक़्तिदार का हुआ जाता है तो आपको जो है वो लाल गुलाबी बातें सूझती हैं। भाई मेरे एक्सपोज होने से कुछ नहीं होता जब तक इनिशिएटिव लेने के बाद, ये इनिशिएटिव लिया गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक इंसाफ की राह हमवार नहीं होती, मैं किसी किस्म की खुशगुमानी का शिकार नहीं हूँ। ठीक, यानी आप कह रहे हैं ताउन नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी जगहों से ताउन होना चाहिए था, नहीं हुआ। फैसल वावडा, अभी बात हो रही थी कि फैसल वावडा को बुलाया नहीं गया। फैसल वावडा जो है वो सेनेटर बन गया, उसके बाद फिर उससे पहले बहुत कुछ रहा। हाँ जी, रिपोर्ट तो कह रही वो आया ही नहीं ना, जवाब दिए। पहले बड़ा कह रहे थे मेरे पास सारा कुछ है, किस तरह हुआ सारा मुझे पता है, ये है या है, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी है कि जब तक जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने इनको शहीद किया है, उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती, कोई भी नहीं कह सकता कि इंसाफ हुआ है। ये बात दुरुस्त है। जैस्मीन, अब हम देख रहे हैं कि अचानक से दोबारा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा रहा है। आज हमारी टॉप स्टोरी यही है कि फिर इसहाक डार साहब अचानक सदर ममलुकत के पास जाते हैं और वहाँ पर मुआशी सूरत हाल, असम्बलियों की तहलील, मुज़ाकरात, इलेक्शन, इन सब पर बात हो रही है। ताउन की बात हो रही है कि 6 बजे शायद मार्केट्स बंद करनी पड़े, दरामदी बिल कम करना है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की में मदद की ज़रूरत है, IMF की शराइत हमने पूरी करनी है, उसके लिए मदद दरकार है। तो अब ये कोई बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ से विफाकी हुकूमत कह रही मदद दरकार है, तहरीक इंसाफ कुछ इस तरफ मदद करेगी, दूसरी तरफ वो कोई इलेक्शन की बात करेंगे कि अच्छा कबल इस वक्त इंतखाबात की तरफ आ जाए। या आपको लगता है कि ये फिर उसी तरह जैसे पहले को बैक चैनल पर 1-2 दफ़ा कोशिश हुई और बात नहीं बनेगी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सख्त एतराज़ है कि किसी किस्म की कोई बात, कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए इमरान खान के साथ। उनके एतराज़ात को एक साइड पर रखते हुए उनसे बड़े सारे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए एक डिलेमा है ना, और जो पाकिस्तान जिस दलदल में फंस चुका है, तो 2-3 बुनियादी सवाल इनसे किए जाएं कि आप तो आए थी महंगाई खत्म कर दें, आप तो कह रहे थे कि इसहाक डार आएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो तो अलग बात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब रोज इनके पंडोरा बॉक्सेस जो है उसके वो धागे परोटते रहते हैं और खोलते रहते हैं और बताते रहते हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंस लोग बकौल इनके इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पूरी काबीना ने, सब ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया। तो भाई ये 30 साल से जो निगोशिएट करते रहे IMF से, 30 साल से जो इस मईशत का बकौल इनके बोझ इन्होंने उठाया हुआ है, अब ये मुज़ाकरात की बात कैसे नहीं करेंगे उसामा? इनके पास क्या ऑप्शन क्या है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क का दिवालिया निकल रहा है? इन्होंने निकाल दिया मुल्क का दिवालिया। किस मुल्क में इंस्टेबिलिटी, कत्लो गारत, FIRs, पकड़ के खबरों के पसे मंजर में किस मुल्क में आप मुझे बताएं ना, कोई आप पे ट्रस्ट कर सकता है? मतलब इन्होंने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो सारी जायदादें सारी दुनिया में फैली हुई है, इन डॉलर ऊपर जाता है तो इनका फायदा होता है। अवाम रुल गई है। आपने महंगाई का जो तूफान है ना उसामा, वो इस कदर बढ़ गया है, आप भी जानते हैं, हर बंदा जानता है कि जो पहले अफोर्ड कर सकता था खाने पीने की अशिया, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता। तबाही फिर गई है। 6 बजे बंद करें आप मार्केटें, या सुबह 6 बजे बंद करें? क्या मुझे आप ये बताएं, 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, जहां दुनिया किस चीज की, मतलब आप दूर मत जाएं, भारत के साथ अपने GDP और इकोनॉमी को देख लें, 50 ट्रिलियन से ज्यादा आपका कर्जा हो गया जो आपने रिटर्न करना है लोगों का। भाई किस तरह चला रहे हैं आप मुल्क? किस तरह के एड हॉक बेसिस पे चला रहे हैं? जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप इंतखाबात करा लेंगे। कहते हैं जी हम इंतखाबात क्यों कराएं? भाई आप आज नहीं कराएंगे, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर आपको मुल्क से प्यार है। देखिए उसामा, इट्स नॉट गोइंग टू बी, मैं तो ये कहती हूँ कि फूलों की सेज इमरान खान साहब अगर जीत के आ जाते हैं उनको भी नहीं मिलने वाली।
बिल्कुल सही बात। मतलब ये इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस में आएगी, जो भी अगली हुकूमत आएगी इतनी मुश्किलात में आएगी कि कोई भी अवाम जो है उसके ऊपर मजीद 3 महीने से ज्यादा उस गवर्नमेंट को आप देखना प्रेशराइज करना शुरू कर देगी। मैं और आप प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी जगह इन्होंने सही तो छोड़ी नहीं है ना। अब मुज़ाकरात करें मुल्क के लिए, मईशत के हवाले से मुज़ाकरात करें। अब बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मसला यह है कि 8 महीने में बेहतरी नहीं कर सके। वो कहते हैं कि अगर हमें और 1 साल मिल जाएगा तो शायद हम बेहतर कर सकें। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है ये जो मुज़ाकरात हैं ये कोई आगे बढ़ेंगे, या जिस तरह से अब कहा जा रहा है 6 बजे मार्केट्स बंद कर दें, अगर तहरीक इंसाफ ताउन करती है तो उधर से कुछ इलेक्शन के हवाले से कुछ ताउन होगा? क्योंकि जो हम देख रहे हैं अद्वियात के लिए सामान नहीं आ पा रहा, अद्वियात बनाने के लिए जो मटीरियल दरकार है, सब्जियां नहीं आ पा रही पोर्ट पर, उनके लिए डॉलर्स नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ पुरतईश गाड़ियों के लिए तो हैं, वो एक अलग बहस है, मगर बहरहाल इस वक्त हालात तो हर कोई बात कर रहा है, हर जगह हमारे माशियात खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि ये इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता मजीद। ब्रदर, बात ये माहिर माशियात हर सियासी जमात के अपने अपने हैं। किसी एक ख़ास सियासी जमात की माहिर माशियात को बिठा लो, एक कहेगा सही है, एक कह रहा है गलत है, उसको तो आप छोड़ दें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने मईशत की अबतरी का जो नोहा पड़ा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। महंगाई की जो बात की गई है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये झांसा यही दिया गया था कि आवाम को महंगाई के इस फ्रीज से निजात दिलाने के लिए हमारे मसीहा हमारे सरों पर नाजिल हुए हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ और ही है। लेकिन जहाँ तक रह गई बात कि इस सारी सूरत हाल का नतीजा कोई इलेक्शन की सूरत में बरामद होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अजीब सा लगता है कहना, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। ये हुकूमत अपना जो टेन्योर लेकर के आई है वो टेन्योर पूरा होगा। तो रमजान से पहले कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने लॉन्ग मार्च से पहले भी कहा था कुछ नहीं होगा। ये मुज़ाकरात का क्या बनेगा? बस ये ऐसे ही मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा जी सर, नहीं होगा मुज़ाकरात। बैकडोर मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात से वो रिज़ल्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बरामद नहीं हो सकते। पीडीएम में इस मामले पर वाज़े तौर पर फूट मौजूद है। पीडीएम में बहुत सारी शख्सियात इमरान खान साहब का नाम सुनना गवारा नहीं करती हैं, तो मुज़ाकरात तो चैमानी दारद। वहाँ राना सनाउल्लाह मौजूद हैं, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, और जो कुछ उनकी ग्रीवेंसेस हैं मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, वो सही है या गलत, लेकिन मुज़ाकरात नाम का कोई खेल नहीं खेला जाएगा और मुज़ाकरात के नतीजे में किसी इलेक्शन की राह हमवार नहीं हो रही। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका नुकसान मुज़ाकरात ना होने का नुकसान ये होगा, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मुज़ाकरात ना होने का नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत को अपनी तरजीहात का जो है ना तयन करने में मुश्किलात हैं, और इस हुकूमत की तरजीहात अभी तक दुरुस्त हैं भी नहीं। इसकी तरजीहात अभी तक सिर्फ अपनी केसेस को ख़त्म करवाने में, अपने चाचे मामों को मुल्क से बाहर से बुलवाने में, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवाने में। आज भी मैं पढ़ रहा था कि जी फैसल वावडा के केस से एक राह निकली है तो नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क में आ जाएंगे, उसके बाद ये गुलो गुलजार बन जाएगा। तो भाई फिर एक काम कर लो, तय कर लो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने केसेस को खत्म करके और तमाम लोगों को जो मुल्क से बाहर भागे हुए थे उनको आपने लेके आना है। आपकी नजर में ना तो इलेक्शन होने हैं, ना ये अदम इस्तेहकाम खत्म होना है, में बेहतरी आनी है। सिर्फ ये जो सलमान शहबाज की वापसी सुन रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी सुन रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ केसेस सुन रहे हैं, ये इसी तरह ही इन्होंने वक्त पूरा करना है और अवाम के लिए फिर बुरी खबरों का ही तसलसल रहेगा। हुकूमत कहती तो है कदम इस्तेहकाम है और अगर ये रहेगा तो मईशत बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए फिर वो खुद कर भी कुछ नहीं रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफी नाम बात करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर ने बहुत ज़बरदस्त बात की है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान दुनिया में क्या कर सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी उसामा, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने एक मरतबा फिर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है, बल्कि गोया यूँ कह लीजिए दिल ही मोह लिया है। हुस्न ज़न की इंतहा पे पहुँच गए, कह रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की मुस्लिम दुनिया को क़यादत फ़राहम कर सकते हैं। तुर्की की हद तक तो ये बात मान सकता हूँ बावजूद प्राउड पाकिस्तानी होने के, लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान के सियासतदानों से इतनी बदगुमानी है जनाब को।
उस मुल्क के वाहिद एटमी रियासत के अलावा हमने क्या कुछ किया है, अगर इसके बारे में हम बात करने जाएँ तो मेरे ख्याल है कई आरफीन नामे खर्च हो जाएंगे। लुब्बे लुबाब ये इसका भाई कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत के फ़राइज़ या इमामत के फ़राइज़ अगर हम नहीं अंजाम देने तो फिर तो हो गया काम। इसलिए कि हमारे यहाँ एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया था कि जिसने रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया के दिए गए हार को अपने वालिद साहब का माल समझ करके और अपनी अहलिया को दे दिया था, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उन्होंने निहायत आजिज़ी के साथ न सिर्फ हार वापस किया बल्कि इसकी मीडिया कवरेज भी खूब हुई। हम ऐसी कौम में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हुक्मरानों के सर से जब तक तोते नहीं उड़ जाते, जब तक वो जीटी रोड पर अपना गला फाड़ फाड़ के, अपना गिरेबान फाड़ करके चिल्लाते नहीं हैं कि मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों निकाला टू, तब तक उनको पता नहीं चलता कि अल्लाह ताला ने ये इक़्तिदार का हुमा उनको मज़े करने और अलल्ले तलल्ले करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि इससे शायद मुस्लिम दुनिया की इमामत का काम लेना ही मकसूद था। नवाज शरीफ साहब जब बेरोजगार हुए तो जीटी रोड पर नवाज शरीफ के कॉन्वॉय के नीचे आकर के एक बच्चा कुचला गया, शहीद जमहूरियत का टाइटल दिया, लेकिन नवाज शरीफ को उसके घर जाने की जहमत नहीं हुई। शहीद जमहूरियत आज भी गुमनाम है। ये वो मौसूफ वज़ीर आज़म है। हम लोग क़यादत करेंगे, ज़रा अंदाज़ा लगाइए, यहाँ कराची में 5 से 6 हज़ार अफराद 5 से 6 हज़ार अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए थे, और ये हज़रत जो है वो नवाफिल पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में। कराची में एक पिछले दौर में कराची में 100 अफराद का तैयारा गिर गया, 100 अफराद जाँ बहक हो गए, 100 अफराद जाँ बहक हो गए, और उस वक्त के वज़ीर आज़म को तौफीक न हुई कि कराची का रुख करता अपनी छुट्टियों को मनसूख करके कोरोना के दिनों में। और गज़ब खुदा का, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम दुनिया की इमामत के क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसकी हुकूमत को, जिस तरह रजब तैयब एर्दोगान को आधी रात को जब बर्खास्त करने की कोशिश की गई तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए, एक आदमी का नाम ले सकते हैं सिराजुल हक साहब? एक आदमी का नाम। मैंने खुद कई मरतबा मुफ्त की मिठाइयाँ खाई हैं, बसों में चलते फिरते लोगों ने, जब अमरीयत ने यहाँ पंजे गाड़े हैं, इसलिए कि हम कभी इस किस्म की सो कॉल्ड जमहूरियत से न सिर्फ मुतमईन नहीं हो सके, बल्कि इस जमहूरियत ने हमें दिया भी कुछ नहीं। हम बड़ी बड़ी बसों में टूटी फूटी से ही सफ़र किया करते थे। कराची की सड़कें, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, यहाँ की महंगाई का वो हाल नहीं था जो आजकल है। ये मुस्लिम दुनिया की इमामत करेंगे हम? ये मुस्लिम दुनिया की इमामत करेंगे हम कि जहाँ मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार का फड्डा ही नहीं सुलट रहा? मिफ्ता इस्माइल को आज नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, वो इसहाक डार की पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को उस वक्त मौत पड़ी थी जिस वक्त उनके हाथ पे अनाने इक़्तिदार था, जिस वक्त वो वज़ीर ख़जाना थे। मुग़ल्लिज़ात बकने के लिए तो उनके पास वक्त था, मुख्तलिफ इजलासों में शमूलियत के लिए उनका पास वक्त था, लेकिन उनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं था। आज आप ये कह रहे हैं कि जी हम IMF की पटरी के ऊपर आ गए हैं। भाई मेरे, ये मकाम अफसोस है, इसलिए कि आपके IMF की गाड़ी को पटरी पर चढ़ाने के चक्कर में एक आम आदमी दवा इलाज से चला गया। मैं पिछले हफ्ते कार्डियो गया, कार्डियो में आप सोच नहीं सकते उसामा साहब, गुड गवर्नेंस के दावे के बावजूद हालत क्या है। और यहाँ पे सिंध हुकूमत से, बिलावल से, आसिफ अली जरदारी से जब बात की जाती है तो कहते हैं कि हमने कार्डियो बनाया। कार्डियो आपने अपने ज़ाती पैसों से बनाया? आपने बिलावल हाउसेस बनाए ठेकेदारों के, बड़े बड़े जागीरदारों के, प्रॉपर्टी टाइकून्स के पैसों से, बुलेट प्रूफ बम प्रूफ महल बनाए, आपके बच्चों को वो सारी सहूलियात हासिल हैं, आपके जानवरों को वो तमाम सहूलियात हासिल हैं जो यहाँ एक इंसान के बच्चे को नहीं। और उसके बाद सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम दुनिया को क़यादत फराहम कर सकते हैं। कहते हैं सदर जमहूरिया तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का मसला फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ किरदार काबिल तहसीन है। सर आखिरी बात, कभी अपने लोगों का किरदार अगर आपने देखा होता तो मेरा ख्याल ज़्यादा हो जाता। मैं 4 मिनट से ज़्यादा ही ले गया जी, लेकिन आरफीन बड़ी ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। जैस्मीन, ये बातें मैं जब आरफीन कर रहे थे तो मैं सोच रहा था हमारे यहाँ तो सियासी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं अभी तक, हम इदारों की कशमश ख़त्म नहीं, 5 साल कोई हुकूमत पूरे नहीं कर पा रही होती। या वज़ीर आज़म, बच्चों की तालीम देख लें, ज़्यादातर बच्चे स्कूल से में बाहर नज़र आते हैं करोड़ों। ज़चगी में माँ बच्चों का इंतकाल देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आता है। तालीम का बुरा हाल है, सेहत का बुरा हाल है। अच्छी बात है अपने वतन से मोहब्बत और सोचे कि हम क़यादत दुनिया की कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें करने वाली हैं उस तरफ तो हम आज तक शुरू भी नहीं हुए। अभी ये है कि जनाब, ये पंजाब की बात करें, स्मॉग की वजह से जनाब 3 दिन स्कूल ही बंद होंगे। जहाँ हम इन बुनियादी चीज़ों पर कोई काम नहीं कर सके तो कहाँ हम तरक्की करेंगे? उसके लिए जो पहला स्टेप है वो नहीं ले पा रहे। हमारी तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं दुनिया में। आज अगर कोई टेक्सटाइल ही हम करते थे वो भी नीचे जा रही हैं। कहाँ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कब स्टेप लेंगे? उसामा, बहुत मैं इनकी नूरुल आरफीन की गुफ्तगू सुन रही थी और ये बिल्कुल उन्होंने, मैं ये कहूँगी हर पाकिस्तानी की दिल की बात की है
लेकिन ये दिल की बातें हम आखिर कब तक करते रहेंगे? अब तो मुझे ऐसे लगता है कि हम एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां या लेफ्ट कर ले या राइट कर ले। देखिए, मैं तो बड़ी कन्विक्शन से इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत बिल्कुल ऐसी नहीं होती। ये जमहूरियत के नाम पर एक फसाद, एक ढकोसला, सिर्फ दुनिया को, इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाने के लिए हम नुमाइंदे हैं, हमें वोट डाले हैं, हमें सेलेक्ट करके लाए, हमें इलेक्ट करके लाए। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर मुल्क में, मुआशरे में इंसाफ हो, ये वडेरे का सिस्टम खत्म हो, ये गुलामों की तरह लोगों को घसीटना, भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह उनको चारा डाल के बिरयानी की प्लेटों पे उनके छोटे छोटे काम कि तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हारे वैसे कर देंगे, ये जो ये मेंटल प्रेशर रिलीज होगा ना, आप यकीन करें मुझे नहीं लगता कोई भी लोग इनको वोट डालेंगे। इसलिए क्योंकि लोगों के पास अब ये वोट की प्रायोरिटी खत्म हो गई है भाई, उनके मसाइल ही कुछ और है। अब मुझे बताइए ना, या तो हम, मुझे ऐसे लगता है कि हम इतने ज्यादा मेंटली पैरालाइज हो चुके हैं, कि इतनी ज्यादा जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 30 साल से बार बार हम अपने जाके वोट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं करप्ट लोगों को लेके अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं? क्यों? ये किस निजाम में होता है उसामा? मुझे आप ये बताएं, किस निजाम में ये होता है? अगर कहीं पे भी सैनिटी प्रिवेल करती हो, आप मुझे बताएं, क्या सिंध के इंटीरियर के इलाकों में जहां वडेरे का राज है, जब इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने एक एक कोने का, पंजाब से केपी का और सिंध का इलाका जाके देखा। मैं आपको ये बताऊं कि मैं कसम हल्फन ही आपको आज बता रही हूं कि जो वहां पे मॉर्चरीज तो दूर की बात, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है ना, वहां पे इन्होंने अपने गधे घोड़े और अपने चारा खाने के लिए अपने मवेशी बांधे हुए। मतलब आप यकीन करें, इंटीरियर से मुझे आज भी जान पहचान के हजारों लोगों को, क्योंकि देखिए जब आप मीडिया में इधर होते तो लोगों की आस होती है, ख्वाहिश होती है कि कहीं हॉस्पिटल्स नहीं है भाई, जरा बीमारियों के लिए तड़पते हैं बेचारे, कराची लाते हैं अपने प्यारों को, एम्बुलेंसों को पैसे देके। आप यकीन करें, उस दिन मुझे कोई ड्राइवर मिला, उसने मुझे कहा बाजी हम हैदराबाद में अपने बंदे को लेके गए, उन्होंने कहा किसी एमपीए से फोन कराओ तो एम्बुलेंस मिलेगी, एम्बुलेंस नहीं है। हम किस चीज को रोए? कौन सी इमामत भाई, किस चीज की इमामत करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपना किबला तक तो ये दुरुस्त कर नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि ये उस वक्त इन्होंने इमरान खान के साथ क्यों छोड़ा? की ख्वाहिशात, अमीर जमात इस्लामी जी पाकिस्तान दुनिया को लीड करे तुर्की के साथ मिलकर, ये ख्वाहिश, ये ख्वाब, ये सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके लिए जो काम करने हैं उसमें से कोई एक तो हम शुरू करें, कोई आगाज़ तो करें। यहाँ अपने लोगों को हम जो क़यादत फराम कर रहे हैं वो सबके सामने है कि वो उस क़यादत ने अपने लिए सारा कुछ कर लिया और जो उनके पीछे अवाम है उसको कुछ भी नहीं मिला आज तक। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तहरीके इंसाफ अब भी बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है जी, असम्बलियाँ तहलील करनी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत पर दबाव है, इमरान खान साहब कहते हैं असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अभी शामुत कुरैशी साहब ने भी ये बयान दिया है कि इमरान खान चंद दिनों में चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत की तरफ से फिर बैक चैनल पर मुज़ाकरात की भी बात हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ और ही बयानात हैं। वो कहते हैं जी नई हल्काबंदियाँ करके ही इंतखाबात के लिए तैयार होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नूर आरफीन। ये वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के फिर ना ही समझी जाए, तो ये तो वो जो हुकूमत चाह रही है कि कोई और मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाए हुकूमत को, तो हुकूमत तो उस तरफ जोर लगा रही है। बस आपने एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया, तो फिर ना ही समझी जाए। मैं तो कहता चला आ रहा हूँ, पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ, दोबारा कह देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ना ही है, ये ना ही है, इसे सरकारी ना समझी जाए। देखिए, अगर होना होता है तो उसके कुछ असरात नमूदार हो जाते हैं, आसार बता देते हैं कि इमारत कितनी अजीम थी या है या हो सकती है। यहाँ इन तेलों में कोई तेल नहीं है, अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अब उन चीज़ों के बारे में मैं इस वक्त कबल वक्त बात नहीं करना चाहता। मुख्तसरन ये कि कुछ नहीं हो रहा, खातिर जमा रखिए। अच्छा जैस्मीन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश अपनी जगह कि और वक्त मिल जाए, एक्सटेंशन की भी बात हो रही है, ये भी आ रही हैं बातें कि शायद अगर कोई केयरटेकर सेटअप आता है वो भी 3 महीने की बजाय कोई 9 माह तक वो निकल जाए, कोई अदालत से इस तरह से कर ले। फवाद चौधरी साहब का इस पर बयान है। हुकूमती बयान तो 1 साल के भी हैं। फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी वक्त पर इलेक्शन तो अपनी जगह, उसके बाद भी 1 साल तक हम जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए हम इसको भी मान लेते, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती
मिसाल के तौर पर परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी कुछ हमने ऐसे काम शुरू किए हैं कि वो मुकम्मल हो जाएं, या बहुत सी चीज़ों का हम इफ्तिताह कर दें कि ताकि लगे कि लोगों को हम काम कर रहे हैं, कोई वोट हम ले सकें, कुछ तो समझ आए। इनके पास तो ना कोई प्लान है, ना ये बता रहे हैं कि अच्छा हम 6 महीने और इसलिए कह रहे हैं कि ये काम हो जाएगा, सिवाय इसके कि जनाब अब राना सनाउल्लाह का बयान वो पढ़कर मुझे हंसी आई कि कहा जी अब 6 महीने तक ना शहबाज शरीफ डिलीवर करना शुरू हो जाएंगे। जो 8 महीने में डिलीवर किया है उसके बाद अगर हमने मजीद 6 महीने इंतजार करना है तो फिर तो रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। ये $6 अरब डॉलर जो रह गए इसका भी खात्मा हो जाएगा तब तक। तो अगर ये क्या समझते हैं कि ये 6 महीने में कुछ डिलीवर कर सकते हैं और इनके पास अगर कोई प्लान है तो आई थिंक कि वो सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डिलीवर करने की कोई गुंजाइश है। किसी किस्म की सब्सिडी देंगे, क्या करेंगे आप ये बताएं उसामा? हमारे एक जमाने में पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड था, वीट आप बाहर से ले रहे हैं, आप मतलब किसी चीज की डिपेंडेंस नहीं है मुल्क में, एक आपके पास किसी चीज के कोई वसाइल अल्लाह ताला ने नहीं छोड़े, पहाड़ दरिया हर चीज आपके पास है, लेकिन आप लूट मार से बाज आए तो आपको पता चले ना कि मुल्क की तरक्की के लिए भी आपने कोई बंद बांधनी। चले ठीक है 6 महीने और डिले कर लेते हैं। ये कहते हैं जी हमारे तुरफ का पता है, हम नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पंजाब फतह कर लेंगे। चले उन्हें भी ले आए, उनको भी ले आए। उनकी बेटी ने जो कैंपेन की उस पर हल्कों का रिजल्ट हमने देख लिया, आपके सामने है। यहाँ पर कराची में एक अननोन शख्स को बाय इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया, मौलवी उनका नाम भी मैं भूल जाती हूँ, और उनको लोग चले 6 महीने ले लें, 8 महीने ले लें, इवेंचुअली आप इलेक्शंस कराएंगे ना। मुझे लगता है कि 6 महीने में अपने आप को मुल्क समेत मजीद तबाह करेंगे। इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा, उनकी इलेक्शन कैंपेन और मजबूत होगी, उनके लोग हलकों में जाएंगे, और अगर खान साहब असेंबली तोड़ देते तो फिर एक ऐसी अफरा तफरी होगी कि कुछ भी नहीं होगा। ये वाली बात हो जाएगी कि एक केयर टेकर सेटअप लाएंगे और ला के उसको तूल देंगे। लेकिन उससे तो हालात जैस्मीन और ज्यादा खराब होंगे। अगर फर्ज कीजिए केयर टेकर सेटअप है, वो किस तरफ देख रहा होगा? वो विफाक की तरफ देख रहा होगा, फंडिंग का मामला फिर भी होगा, पब्लिक की सपोर्ट उनके पास होगी नहीं, इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ फिर उसी तरह सड़कों पर होंगे, केसेस उसी तरह चल रहे होंगे, लोगों को रिलीफ मिल नहीं रहा होगा। अभी तक तो IMF से किस तरह से डील करना है वो भी नहीं पता लग रहा। तो एक तो इनके पास प्लान हो तो चलें, समझ आती है। अब ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान की वजह से सारा दम इस्तेहकाम है। भाई वो तो चले सड़कों पर थे, लॉन्ग मार्च से, ये तो आपने भी किए, यानी जो अपने करने के काम थे उसमें तो इमरान खान रुकावट नहीं बन सके। उनका लॉन्ग मार्च एहतजाज, नैब में आपने तब्दीलियां करनी थी कर ली, EVM में आपने करना था कर लिया, केसेस खत्म होते चले गए। अभी देखिए इसहाक डार साहब के 5 अरब 58 करोड़ रुपया वो भी रिलीज हो रहा है, नवाज शरीफ, सलमान शहबाज साहब की वापसी की बात हो रही है, वहां कहीं रुकावट नहीं है। तो इनकी प्रायोरिटीज ही यही है ना उसामा। ये इन प्रायोरिटीज से जब फारिग होंगे, जब ये अपने लिए तमाम राह हमवार कर लेंगे। पहली बात तो मुझे नहीं पता इस मुल्क में वजीर आजम कितने हैं, क्या शहबाज शरीफ के पास कंप्लीट अथॉरिटी है? नहीं। हाँ, और दूसरा मुझे ये बताएं जो पूरी दुनिया के इन्होंने दौरे किए हैं, क्या अदम इस्तेकाम जब पैदा कर रहे थे खान साहब बकौल इनके, सड़कों पे धरनों से जलसों से, वो तो आवाम से राब्ता कर रहे थे ना। IMF डील, दूसरे मुल्कों से पैसा लाना, रशिया ने इनको मना कर दिया, तुर्की इनको कोई जवाब नहीं देना चाहता, सऊदी अरेबिया इनसे ना लाए, कतर इनकी तरफ नहीं देखता, चाइना भी आपसे नाराज है, आपको पता है। यहाँ तो ये हाल है कि जो लोग लाए भी हैं उनको भी अभी, जिस तरह हमने कल भी बात की सेंटोरस मॉल का जिस तरह से हाल किया, तो इन्होंने वक्त जिस तरह भी गुजारना है, लेकिन वक्त इनके पास भी कम है और मुल्क की मईशत के पास भी कम है। अगर ये कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं लेकर आते कि IMF के पास जाना है तो उनकी शराइत भी माननी है, या फिर उसके बगैर जिस तरह से सागदार कह रहे हैं जी नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अरेंज कर लेंगे, तो वो ज़रा बता देना कहाँ से अरेंज करें। फिर प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।